हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में और जो हमने न्यूट्रिशन का कॉमन डेफिनेशन देखा था, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है मैंने आपको बताया था कि वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जनरली प्लांट्स में ही होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, जिसको हम होलोफाइटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक में प्लांट क्या करते हैं? अपना खुद का और जो है फूड बनाते हैं, ओन फूड बनाते हैं। बट वो फूड कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है। और वो किस से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का मतलब CO2 H2O का यूज़ करते हैं और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसकी मदद से ये करते हैं? तो ये एनर्जी की मदद से करते हैं। ठीक है, तो ये है ऑटोट्रॉफिक का डेफिनेशन। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? हम जानते हैं कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कहाँ होता है ये? इनसाइड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है बच्चों? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड। एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जो होता है इसका, ऑक्सीजन इज द एंड प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का जो ऑक्सीजन होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो हमें सांस लेने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट के लिए ये ऑक्सीजन किसी काम का नहीं है। एंड प्रोडक्ट का मतलब जिस रिएक्शन में जो चीज़ें बच जाती हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्लांट के इस पूरे रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, ऑक्सीजन उसका एंड प्रोडक्ट होता है, जिसको प्लांट इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है और जिससे हमें ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ठीक है, तो इस पूरे फोटोसिंथेसिस में ये क्या करता है? ये बनाता है मेक सिंपल ऑर्गेनिक फूड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? सिंपल ऑर्गेनिक फूड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, यानी कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड एज स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ये जो है स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट जो यूज़ करते हैं वो मेनली क्या होता है? वो स्टार्च होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर ही एक फोटोसिंथेसिस का ब्रीफ इंट्रो है कि ये कैसा प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्लोरोफिल के इनसाइड होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, सिंपल ऑर्गेनिक फूड बनाता है जैसे ये ग्लूकोज। और जब बहुत सारा ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ये एक स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर्ड हो जाता है। तो अब इसका एक हम लोग फिगर देखेंगे। तो सनलाइट की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? वो लीफ में होती है। हम लोग जानते हैं सनलाइट की प्रोसेस कहाँ होती है? लीफ में होती है, क्योंकि लीफ में ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कितने तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो लीफ में ही बेसिकली हम सभी जानते हैं, लीफ को हम किचन ऑफ द जो है प्लांट भी कहते हैं। तो ये लीफ में कैसे होता है? यहाँ से सन से सनलाइट आती है। ठीक है, एयर के थ्रू CO2 आ रहा है, यहाँ पे स्टोमाटा की ओपन और क्लोज होता है स्टोमाटा, उसके थ्रू एयर के थ्रू CO2 यहाँ इंटर करता है और यही H2 और CO2 आपस में मिलता है और बन जाता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जब बनता है तो इसके साथ में एंड प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीजन, जो कि रिलीज हो जाता है एयर में। जो एयर में रिलीज हो जाता है यही हमारे लिए ऑक्सीजन का सोर्स है। ठीक है, यही हमारा मेन सोर्स है ऑक्सीजन का।
तो ये हमारा ब्रीफ में क्या था, एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से ये ऑक्सीजन जो है एंड प्रोडक्ट बनता है और किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसको आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो इस पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इवेंट्स क्या होता है, सबसे पहला इवेंट्स होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो है सबसे पहला प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है, तो ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले होगा। उसके बाद ये जो सनलाइट क्या है, एक लाइट के फॉर्म में, लाइट एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी। सेकेंड क्या है, लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट्स हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी होगा, जो ये केमिकल एनर्जी होगा, ये जो केमिकल एनर्जी होगा उसका प्लांट्स किस चीज़ में यूटिलाइज करेगा, किस में करेगा, स्प्लिटिंग, तोड़ने में, किस में, H2O में। और जब ये H2O टूट जाएगा तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये मेन काम होता है, ये इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरे सेकेंड में क्या होगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स करेगी केमिकल एनर्जी में। उसके बाद हमारा जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जिसको हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ CO2। में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 होगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये है इवेंट्स, 3 इवेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। ये 3 इवेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। सबसे पहला सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से H2O को ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा क्या होता है, CO2 का रिडक्शन हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है और कुछ मेन इवेंट्स क्या होते हैं, और ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है लाइट। विदाउट लाइट किसी भी प्लांट्स में कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए लाइट इज़ वेरी एसेंशियल। अब लाइट के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि क्या क्या कौन सी लाइट इसके लिए हेल्पफुल होती है। तो जो लाइट का, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम लोग पार कहते हैं, ठीक है। जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये जो पार का जो वैल्यू होता है 400 टू 700। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो सनलाइट जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। विदाउट, इसके अलावा जैसे बल्ब की लाइट हो गई या अदर सोर्स हम एनर्जी का देते हैं, तो जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी के लिए प्लांट को, वो है सनलाइट। इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइट भी जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो नेचुरल लाइट होती है, जो नेचुरल सोर्स है, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो प्लांट्स जो है वेवलेंथ के, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट होती है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर वायलेट, ब्लू और रेड पार्ट जो है विजिबल कलर का होता है, उस पार्ट, उस कलर को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जिसमें वायलेट एंड ब्लू जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है ये रेड के कंपैरिजन में। वायलेट एंड ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, ठीक है। इसलिए प्लांट जो है वो ज़्यादातर ग्रो करता है वायलेट और ब्लू एनर्जी के प्रेजेंस में। तो जब हम जानते हैं कि बहुत सारा घने जंगल हो जाते हैं और उस लॉन्ग प्लांट्स के नीचे जो शेड में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उनको ये वायलेट ब्लू लाइट नहीं रिसीव हो पाती है, तो वो प्लांट्स को ग्रीन लाइट रिसीव होती है, जिसमें नोटिस किया गया है कि जो प्लांट शेड में ग्रो करते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लो हो जाता है।
जो प्लांट वायलेट और ब्लू कलर के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है उसमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हाई होता है, और जो शेड के अंदर प्लांट ग्रो करते हैं तो उनमें वो वायलेट ब्लू कलर नहीं पहुंच पाता है, ग्रीन कलर वो रिसीव करते हैं या रेड, तो जिसकी वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस को लेस नोट किया गया है। ठीक है, क्योंकि वायलेट और ब्लू में क्या होता है, मोर एनर्जी होता है कंपेयर टू रेड और अदर कलर में। तो इस लाइट के कितने फंक्शन हैं, दो मेन फंक्शन होते हैं। पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला क्या है कि ये वाटर की फोटोलाइसिस में इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर की फोटोलाइसिस फोटो से लाइसिस होती है, यानी कि लाइट से वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाता है, और किस में ब्रेक करता है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यही ऑक्सीजन हमें जो है एज एंड प्रोडक्ट ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। दूसरा लाइट का काम क्या है, दूसरा लाइट का इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये एक्साइट कर देता है, क्लोरोफिल को एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है एटीपी के फॉर्मेशन में। और ये जो सारे काम होंगे आगे, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा उसमें एटीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट एटीपी ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को एटीपी बनाना होता है। तो ये काम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट का होता है। लाइट इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल या बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट हमने लाइट देखा, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है उसको हम प्लांट की कैटेगरी में भी नहीं रखते हैं, या जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इवन वो सिंगल सेलर हो या बहुत स्मॉल हो, लीफ रूट नज़र आए भी नहीं भी नज़र आए, तो भी हम उसको कहते हैं कि वो प्लांट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या है, ये एक तरह का जो है पिगमेंट है। पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर का होता है। हम जानते हैं कि जो मोस्टली फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। ठीक है, इससे पहले हमने लाइट में देखा कि क्लोरोफिल को ये एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एनर्जी, ये जो सनलाइट वो लाइट आती है तो ये क्लोरोफिल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो ये पिगमेंट्स होते हैं, हर प्लांट्स में कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हमने देखा है कि वो ग्रीन कलर नहीं होते हैं, किसी में रेड, ब्राउन, पर्पल कलर के भी लीफ देखी गई है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल 3 पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो अ पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है ये, ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है, सेकेंड पिगमेंट कैरोटीन। कैरोटीन इज़ ऑल्सो अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। ये ऑरेंज कलर पिगमेंट है। ठीक है, थर्ड पिगमेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ज़ैंथोफिल, जो कि येलो कलर पिगमेंट है। तो दीज आर द 3 पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो कैरोटीन या ज़ैंथोफिल, इन तीनों में से कोई भी जो है पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, और इनके कलर अलग अलग होते हैं। तो मोस्टली जो नोटिस किया गया है वो क्लोरोफिल ही देखा गया है कि ज़्यादातर प्लांट्स में क्लोरोफिल ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, सेकेंड कह सकते हैं रॉ मटेरियल है हमारा। थर्ड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है CO2। CO2, विदाउट CO2 कोई भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि इसी में कार्बन का जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता है जो उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो इसी CO2 से उसके मिलते हैं। तो CO2 इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि ये CO2 प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, ये एटमॉस्फेयर से मिलता है, टेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और कितना प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, 0.03। अब ये 4% भी हो गया है,
ठीक है, या 0.03 और 0.4 के बीच में कहीं कहीं 0.038 भी लिखा होता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में इतना CO2 प्रेजेंट है, और यही CO2 जो है इन्वायरमेंट से ही जो है CO2 प्लांट जो है इनटेक कर। अब ये हम देखेंगे कि ये जो CO2 है ये एटमॉस्फेयर से कहाँ से किस तरह से प्लांट्स के अंदर एंट्री करता है। तो ये इंटर्स होता है थ्रू स्टोमाटा के थ्रू, इट इंटर्स थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू जो है प्लांट्स में CO2 एंटर होता है। ठीक है, तो हमने स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखा है, इस तरह से होता है स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। और ये जो है ये स्टोमाटा का गार्ड सेल है। ये क्या है? ये गार्ड सेल है। ठीक है, और ये जो स्टोमाटा की जो इनर वॉल होती है वो इनर वॉल काफ़ी थिक होती है। ठीक है, और आउटर लेयर वॉल जो होती है वो थिन होती है। तो स्टोमाटा का एक बेसिक मैकेनिज्म है, एक बेसिक फंक्शन है, ओपन एंड क्लोज। कब ये क्लोज होगा, कब ये ओपन होगा, तो इस पे भी एक पूरा फंक्शन डिपेंड करता है, एक मैकेनिज्म, इस पे भी एक मैकेनिज्म डिपेंड करता है। तो ये ओपन और क्लोज के पीछे इसका एक मैकेनिज्म है। ये ओपन रहता है कब? ये डे टाइम में ओपन रहता है। ठीक है, और ये नाइट के टाइम में क्लोज हो जाता है, क्लोज एट नाइट। ठीक है, तो ओपन जो स्टोमाटा ओपन होता है इसके पीछे क्या है, कौन सा आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जब बहुत ज़्यादा जब इसमें पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स होने लगेगा, पोटेशियम आयंस इसमें जब बहुत ज़्यादा आने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्जिड हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। और जब रात के टाइम में यही पोटेशियम आयन इससे क्या हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, इफ्लक्स इसको हम लोग कहेंगे। जब पोटेशियम आयन इससे बाहर निकलने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रात के टाइम में जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमाटा डे टाइम में ओपन होता है और एट नाइट में ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से जो है CO2 प्लांट्स के अंदर यानी लीफ के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू वो इंटर होता है और जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और इसी CO2 से जो है ग्लूकोज का, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। हमने 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखे, लाइट जो है सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड CO2। तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो है वाटर। हम सभी जानते हैं कि बिना वाटर के प्लांट्स जो है ग्रो नहीं करता है, क्योंकि वाटर में ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। अगर और जो लाइट क्या कर रहा है, इसी वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एज अ एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर जो है और ATP के सिंथेसिस के लिए, CO2 फिक्सेशन के लिए, ऑक्सीजन के रिलीज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्लांट्स में कैसे एंटर करता है, तो ये प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सॉइल से। किसके थ्रू? रूट के थ्रू। रूट इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये पूरे पार्ट्स में यानी प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में किसके थ्रू ये पहुंचता है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। वाटर के साथ साथ जो होता है मिनरल्स भी, मिनरल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर। ठीक है, अब सॉइल में बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं। और सॉइल में भी जो है खुद बहुत सारे मिनरल्स और प्रेजेंट रहते हैं उनमें भी। तो जब हम वाटर उसमें इरिगेशन करते हैं तो उस वाटर के साथ वो जो है मिनरल्स डिज़ोल्व होता है, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स जो है जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये मिनरल्स का काम क्या है कि ये मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट जो सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्टार्च की सिंथेसिस करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस करता है, तो उसमें इन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि सल्फ़र जो है बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन की सिंथेसिस में सल्फ़र का जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है, विदाउट सल्फ़र प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दूसरा एक एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जो है वो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से डिफरेंट मिनरल जो है डिफरेंट सब्सटेंस के सिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह वाटर के थ्रू जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और डिफरेंट सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है सिंथेसिस में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में हमने जाना कि वो कैसे प्लांट्स के अंदर इंटर करते हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्लोरोफिल, लाइट, CO2, वाटर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम जानते हैं पूरा मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का इसी रिएक्शन पे बेस्ड है। क्या है ये रिएक्शन, जब ये CO2 वाटर के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हम लोग इतने देर से हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक्स डिस्कस किए तो उसमें हमने देखा कि ये CO2 प्लांट्स में किस तरह से एंटर करता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से जो है रोल प्ले करते हैं, हाइड्रोजन जो है ATP के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है और फिर वो ATP से CO2 को क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन ही एक्चुअली में पूरा मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। तो ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है, तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन है जिसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्राना। क्लास 9 में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ग्राना होता है। ठीक है, ग्राना एंड स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। ठीक है, और ये लाइट डिपेंडेंट है, यानी कि ये लाइट रिएक्शन कब होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि ये डे टाइम में होगा, क्योंकि डे टाइम में ही सनलाइट प्रेजेंट रहता है। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, विदाउट लाइट यानी नाइट में लाइट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डे टाइम में एक्चुअली इस लाइट रिएक्शन में होता है क्या है, तो ये इसका एक ही काम है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिन में हमें लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से। प्लांट्स जो है डे टाइम में वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो उसकी यही वजह होती है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होता है और फिर क्या होता है कि सनलाइट उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या चाहिए, कुछ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मिनरल्स के थ्रू वाटर के थ्रू प्लांट्स में जो है एंटर करते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइट की हेल्प से ब्रेक तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें मैग्नीज आयंस, क्लोरीन आयंस और कैल्शियम आयंस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट लाइट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सारे जो है आयंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट यानी ब्रेक करने के लिए। तो ये किस में ब्रेक हो गया, ये ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया और इससे ये हाइड्रोजन और ये कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये टूट गया। ठीक है, और ये एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। यानी कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये जो मेन लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। और जिसको वो यूज़ करता है उस एनर्जी को क्या प्रोड्यूस करने में, ATP प्रोड्यूस करने में। क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ATP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट ATP डार्क रिएक्शन का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन डे टाइम में होगा, कहाँ होगा, ग्राना में होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, 2H2O यानी कि H2O ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और ये हाइड्रोजन जो है ATP के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब हम लोग आते हैं डार्क में। अब क्या हो गया है, रात हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और ब्लैक मैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लाइट पे ये डिपेंडेंट नहीं है, लाइट में भी होगा या लाइट के बिना भी हो सकता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लेकिन ज़्यादातर ये डार्क में, रात में ही होता है। और कहाँ ये होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, हमने स्ट्रोमा के बारे में पढ़ा है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ आपने इस तरह का देखा होगा, ये ग्राना होते हैं और ये इस तरह से लैमेला के थ्रू, और इसमें ये स्टोमा होता है, ये ग्राना होता है
और ये जो इसका मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके एक प्लेट को कहते हैं थाइलेक्वाइड। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा, क्लोरोप्लास्ट के। अब मेन काम इसका क्या है डार्क रिएक्शन का? यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस चलता है। अब देखिए एक CO2 है जो कि एक हवा है जिसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं या सिर्फ महसूस कर रहे हैं। अब वो हवा, वो CO2 किस में चेंज हो जाएगा? फूड में चेंज हो जाएगा, एक एप्पल बन जाएगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम लोग खाते हैं। तो इतना आसान प्रोसेस तो होगा नहीं, तो इसलिए ये CO2 को बाइंड करने के लिए, कार्बन को फिक्स करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो स्ट्रोमा में पहले से प्रेजेंट रहता है, और इसको बाइंड करने के लिए लॉट्स ऑफ ATP भी चाहिए। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग केल्विन साइकिल कहते हैं, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग बस बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो ये CO2 को फिक्स करेगा ये RUBP। मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। RUBP का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये RUBP के साथ ये बाइंड होता है, और रूबिस्को एंजाइम्स, रूबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इसका फुल फॉर्म है। CO सिर्फ कार्बोक्सिलेज के लिए है। तो ये RUBP CO2 को बाइंड करता है, और ये एंजाइम्स क्या करता है? इसकी फिक्सेशन करता है और बना देता है 2-PGA का मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज़ PGA? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये एक्चुअली में ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं, बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। हम यहाँ पे आपको एक बेसिक बता रहे हैं कि ये CO2 RUBP इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड रूबिस्को, ये दो एंजाइम्स हम याद रखेंगे। तो बनता क्या? डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता है, पहले PGA बनता है। ठीक है, PGA फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये 2-PGA क्या होता है? आपस में कंडेंस्ड होता है, तो एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। थैंक यू।